हेलो फोक्स। अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसको आप और हम लोग आईबीपीएस के नाम से जानते हैं, उसने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है ऑन 1 जून 2023। मतलब कल के दिन इन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है। इन्होंने इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमसे मांगा गया है, क्या इन्होंने हमसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मांगी हैं, कौन सी डेट से पहले हमें ये फॉर्म अप्लाई कर देना है, क्या इसमें सिलेबस आने वाला है, क्या हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है, इन सारी डिटेल्स को मैं आपको इस वीडियो में कवर अप करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आईबीपीएस क्या करता है। आईबीपीएस आपका जो होता है ये कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है रीजनल रूरल बैंक्स के लिए। मतलब ये रीजनल रूरल बैंक्स के लिए एक कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट कराता है आरआरबी के लिए। आरआरबी क्या, रीजनल रूरल बैंक्स के लिए कॉमन एग्जाम कंडक्ट कराता है आईबीपीएस। तो इस बार इन्होंने जो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं ये लोग, ये 43 बैंक्स की वैकेंसी के लिए करवा रहे हैं और 43 बैंक्स के लिए ये एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो इसी के बारे में हम जानने वाले हैं कि आप कौन से बैंक में और कितनी पोजीशंस इन्होंने निकाली हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये इन्होंने इसमें बताया द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये जो मैंने आपको बताया। अब इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया हमें कि 2 पोजीशंस हैं। अब इसको थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। इन्होंने ग्रुप ए, जिसमें ऑफिसर्स है, उस ग्रेड का नाम ग्रुप ए का, ऑफिसर्स के लिए पोजीशन निकाली है। स्केल 1 2 3, 3 स्केल है ग्रुप ए में, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3। ऑफिसर्स इस पे नाम दिया है। तो इन्होंने ग्रुप ए में ऑफिसर्स के लिए स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के लिए पोजीशंस निकाली हैं। ग्रुप बी में इन्होंने ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए वैकेंसी निकाली है। तो इन्होंने 2 ग्रुप में निकाली है, ग्रुप ए में ऑफिसर्स, ग्रुप बी में ऑफिस असिस्टेंट। ग्रुप ए में जो ऑफिसर्स के लिए निकाली है वो 3 स्केल में निकाली है, स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि इन्होंने हमसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या एज क्वालिफिकेशन मांगा गया है और क्या हमसे इसमें ये सारे बैंक्स हैं जिनमें आपको आपको मिलेगा वैकेंसी जिसमें मांगी गई है। आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक, ये सारे बैंक्स हैं 43 बैंक्स जिनके लिए कॉमन इस बार आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। तो ये आप 43 बैंक्स की लिस्ट देख सकते हैं। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, ये सारे वेरियस बैंक्स हैं जिसमें आप फाइनली जाके प्लेस होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या मांगा है, वेरियस पोजीशंस के लिए वेरियस आपका अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सबसे पहले आपको नेशनल होना चाहिए इंडिया का, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, आप इंडिया के नेशनलिस्ट होने चाहिए। अब इसमें आपसे जो एज मांगी गई है, तो मैंने आपको बताया था ग्रुप ए में 3 स्केल के हैं, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3। तो ग्रुप ए के ऑफिसर के लिए जो स्केल 3 में है, उनके लिए बोला गया है कि आपको 21 से 40 साल के बीच में कैंडिडेट को होना चाहिए और कैंडिडेट की एज वो 3/6/1983 से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए और 31/5/2022 से बाद उसकी 40 एज क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो ये स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए है, जो कि हमारा ग्रुप ए में आता है। फिर इन्होंने बोला ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर के लिए, इन्होंने बोला है अबव 21 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 21 साल से 32 साल के बीच में कैंडिडेट को होना चाहिए। 3/6/1991 के बॉर्न, वो उससे पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए और 31/5/2002 से उसको बाद में वो नहीं होना चाहिए, मतलब 32 साल उसके 31/5/2002 से पहले कंप्लीट नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब उसने उन्होंने बोला है, अब जो स्केल 1 ऑफिसर के लिए मांगा है वो है असिस्टेंट मैनेजर। उन्होंने उसके लिए जो मांगा है एज क्राइटेरिया बोला है वो है 18 से 30 साल के लिए। 18 से 30 साल का जो भी आदमी बच्चा है वो इसको अप्लाई कर सकता है इस फॉर्म को। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज जो ग्रुप बी से बिलोंग करती है, वो 18 से 28 साल के बीच में अगर बच्चा है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। 2/6/1995 से पहले का बॉर्न नहीं होना चाहिए और 1/6/2005 में उसके 28 साल कंप्लीट नहीं होने चाहिए। तो ये इसमें हमारा एज क्वालिफिकेशन आपको समझ आ गया होगा, स्केल 3, स्केल 2, स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट ग्रुप बी के लिए। एक बार फिर से बताता हूँ, ऑफिसर स्केल 3 के लिए 21 से 40, ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर के लिए 21 से 32, ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर ये 18 से 30, ये सब तीनों चीजें ग्रुप ए के लिए थी। अब ग्रुप बी के लिए ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज 18 से 28 साल की एज रखी गई है। इसमें एज रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट्स के जो स्टैंडर्ड रूल्स है उन्हीं के हिसाब से रखी गई है कि एससी और एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल,
पीडब्ल्यूडी को 10 साल, एक्स सर्विसमैन को कि अगर वो +3 years ऑफ फोर्स +8 years अगर वो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन हुआ है और SC/ST से बिलोंग करता हुआ कैंडिडेट हुआ। डाइवोर्स्ड वुमेन है तो उनका 35 और 35 years से अगर वो है तो वो अप्लाई कर सकती है, 30 years ओबीसी के लिए और 40 SC/ST कैंडिडेट के लिए। 1984 राइट से अगर उनका कोई अफेक्टेड है तो वो उससे बिलोंग कर सकते हैं, 5 साल का रिलैक्सेशन उसमें भी है। तो ये गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो हर फॉर्म में लगभग सेम ही होते हैं। तो इसमें हमसे एज के रिगार्डिंग ये बोला गया है। तो अब हम चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कि हमसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्या चीजें मांगी है कि हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या होना चाहिए। तो जो हमसे इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला है, सबसे पहले एक बार उसको निकाल लेते हैं हम। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है जो हमारा ग्रुप भी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए, जिसमें इन्होंने हमारी एज मांगी थी कि इतनी 18 से 28 साल, ये हमारी। अब इसमें इन्होंने बोला है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव आपने बीए करा है, बीकॉम करा है, एलएलबी करा है, जो भी आपने करा है। जैसे कोई बच्चे होंगे जिन्होंने इंटीग्रेटेड करा होगा बीए एलएलबी, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल बस इन्हें ये चाहिए कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। डिजायरेबल का मीन्स ये होता है कि जो दूसरे कैंडिडेट्स होंगे जिनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होगी, उन कैंडिडेट और आपके बीच में जब एक कंपटीशन होगा तो आपको कैंडिडेट को प्रेफर करा जाएगा, आपको एक अपर एज मिलेगा दूसरे कैंडिडेट से। अब ये आपका सिंपल सा आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी। आपको प्रोफिशिएंसी आपकी जो भी लैंग्वेज है उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए। तो आप लॉ वाले स्टूडेंट्स भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और अगर उन्होंने बीए एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है तो, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी जो करता है वो 3+3 हो जाता है। तो बीए एलएलबी वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं और एलएलबी की डिग्री वाले नहीं कर सकते, ठीक है। तो बीएलएलबी वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑफिसर स्केल 1 ये ग्रुप ए की पोस्ट आ गई है। इसमें आपसे वो असिस्टेंट मैनेजर रखा जाएगा। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपने बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी कर रखा हो वो आप इसे होनी चाहिए आपके पास। और प्रेफरेंस उन कैंडिडेट को दी जाएगी जिनके पास लॉ की डिग्री है, मैनेजमेंट की डिग्री है, इकोनॉमिक्स की डिग्री, अकाउंटेंसी की डिग्री है। तो इन सब जो एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री, एग्रीकल्चर की डिग्री, उन सबको आपको कैंडिडेट्स को एक प्रेफरेंस मिलेगी बाकी कैंडिडेट से जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है। तो मतलब लॉ वाले बच्चे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने भी अपना ग्रेजुएशन के बाद लॉ करी है या फिर बीए एलएलबी करी है इंटीग्रेटेड वाली, तो ये भी एलएलबी वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम ग्रेड ए ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर, जिसको मैनेजर की पोस्ट मिलेगी, मैनेजर की पोजीशन मिलेगी। वो भी बैचलर से डिग्री करनी चाहिए, होनी चाहिए उसके पास मिनिमम, लेकिन उसके पास इसमें परसेंटेज रखी है कि आपके पास 50% और उससे ज्यादा होने चाहिए, तभी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास डिग्री किस किस में होनी चाहिए, लॉ वाले बच्चे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉ वाले इसमें ध्यान से ले, बस उसमें ये मांगा गया कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, किसमें, बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपने 2 साल कम से कम एज एन ऑफिसर काम कराओ। तो ये आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें। बाकी लॉ वाले बच्चों के पास अगर कोई लॉयर है जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, वो अगर किसी पैनल में है, किसी बैंक के साथ पैनल में जुड़ा हुआ है, तो वो 2 साल से ज्यादा जुड़ा हुआ है तो वो इसे अप्लाई कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आपके लिए लॉ वाले स्टूडेंट्स के लिए ये फॉर्म भी है। आप लॉ वालों के लिए लगभग सारे ही फॉर्म है और आपको अपर एज मिल रहा है दूसरे कैंडिडेट से भी, तो आपको ये जरूर भरने चाहिए। अब ग्रेड ए ऑफिसर स्केल 2 के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स मैनेजर की पोस्ट रखी गई है। तो ये लॉ वालों के लिए तो स्पेसिफिकली है, जो लॉ ऑफिसर है आपको एज एन लॉ ऑफिसर रखा जाएगा। आपके पास बस एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स, और आपको एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 2 साल हो जाने चाहिए। अगर आपके पास 2 साल कंप्लीट हो गए तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, प्लस आपकी ग्रेजुएशन में 50% या उससे ज्यादा होने चाहिए। या अगर आपके 2 साल कंप्लीट हुए हैं और अगर आपने 2 साल काम करा है किसने, एज एन लॉ ऑफिसर बैंक में फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years, 2 साल से ज्यादा अगर आपने एज एन लॉ ऑफिसर भी कहीं काम करा है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, आपने लॉ तो आपने करी रखी है, अगर आपने बैंकिंग सेक्टर में, मतलब आपने अगर बैंकिंग सेक्टर के लॉज नहीं करे हैं तो भी अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, आप क्रिमिनल केसेस देख रहे हैं, आप सीपीसी के सिविल के केसेस देख रहे हैं, लेबर कोड के केसेस देख रहे हैं, स्टिल आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप एक सूटेबल कैंडिडेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आप मैनेजर की पोस्ट पे अप्लाई होंगे एज एन लॉ ऑफिसर। आपके पास बस 50% मार्क्स होने चाहिए अपनी लॉ की डिग्री में, और 50% या उससे ज्यादा, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए।
और आपको जो आपका ये एक्सपीरियंस लेटर है, आपको ये आप अपनी जो भी आपकी बार एसोसिएशन होंगी, जहाँ भी आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप उनके स्टेट बार एसोसिएशन के पास जाइए। आपके जो अध्यक्ष साहब होंगे, जो आपके प्रेसिडेंट बनते हैं, जो इंटरनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जहाँ भी इलेक्शंस होते हैं और जहाँ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपको एक अपने लेटर हेड पे बना के दे देते हैं कि आप इतने टाइम से हमारे कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये भी कोई इशू नहीं है, आप आराम से अपना एक्सपीरियंस लेटर बना लेंगे। तो अब तीसरी उन्होंने ग्रेड ए के लिए, ग्रेड ए ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए जो उन्होंने निकाली है वो भी, लेकिन बस इसमें आप लॉ वाली डिग्री इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं लॉ वाले बच्चे। बस उन्हें जो भी प्रैक्टिसिंग लॉयर होगा उसे 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए बैंकिंग सेक्टर में। इसमें कोई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, बस उसने बैंकिंग सेक्टर में अगर काम नहीं करा है तो वो इसे अप्लाई नहीं कर सकता। बैंकिंग सेक्टर में अगर किसी पैनल वाले वकील साहब का जो 5 साल से बैंकिंग सेक्टर में पैनल में है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बस उनकी बैचलर में 50% होनी चाहिए, तो वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लॉ के हर कोई बच्चा अप्लाई कर सकता है। अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप अपना फॉर्म चुनिए, अपने मतलब पोस्ट चुनिए और आप उस फॉर्म के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो ये आपको समझ आ गया होगा। एज क्वालिफिकेशन बता दिया मैंने आपको, और आपको क्वालिफिकेशन भी बता दिया कि आपको क्या क्या चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी बता दी गई है। अब मान लीजिए किसी बच्चे के 49.99% है, तो भी उसे 50% कंसिडर नहीं करा जाएगा। आपके 50% हैं तभी आपको उसके ऊपर, अगर 50% है और उससे ऊपर है तभी आपको माना जाएगा। अगर आपके 49.99 भी हैं तो भी आपको 50% के क्राइटेरिया में नहीं रखा जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि आप बोलें कि एग्रीगेट करके तो ये 50 हो जाता है, तो ये इसे कंसिडरेशन नहीं रखेंगे। फॉर्म की फीस कितनी है? फॉर जनरल कैटेगरीज, फॉर यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 850 रुपीज की फीस है। किसके लिए? ग्रेड ए ऑफिसर स्केल 1 2 3 तीनों के लिए 850 रुपीज की फीस है। और 175 रुपीज किसकी फीस है? एससी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। तो 175 किसके लिए? जो भी हमारे कास्ट से बिलोंग करते हैं वो 175 करेंगे, और अनरिजर्व कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी वो 850 रुपीज वो करेगी। अब इसमें ग्रेड बी ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज वाले के लिए भी सेम चार्जेस हैं। जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी 850 रुपीज, और जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है वो 175 रुपीज पे करेगा अपने, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ठीक है। अब इसमें हमारा पेपर का वो बता रखा है कि इसमें आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा, फिर आपका मेंस होगा, और जो ग्रेड ग्रुप ए में जो आपका जो ग्रुप ए में जो आपका वो है उसमें एक में आपका इंटरव्यू भी होगा। तो आप देख लेते हैं, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस में रीजनिंग आएगा, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा। तो ये आप देख लीजिएगा, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दे दूंगा लिंक एडवर्टाइजमेंट का। आप वहां पर जाके इसे डाउनलोड करके अपना देख सकते हैं आपका सब्जेक्ट में कि आपके क्या क्या आपका कोर्स में आ रहा है। तो ये नॉर्मल है, रीजनिंग, कंप्यूटर जनरल, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो आपका बेसिक प्रीलिम्स में आता है वही है आपका। तो ये आप देख लीजिएगा। अब आप एग्जाम सेंटर्स आपके कौन कौन से होंगे, लिस्ट ऑफ वर्जन, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, गुजरात, सारे ही आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। आप कहीं पे भी अपना जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं उस जगह की अपना एग्जाम के लिए, कि ये जगह मेरे लिए सूटेबल है, और वहीं आप एग्जाम दीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें। अब हम देख लेते हैं इसमें अगर कोई और। हाँ, अब इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 4 चीजें अपने फॉर्म भरने के लिए साथ रखनी है। सबसे पहले आपको फोटो रखनी है अपनी, साइन रखनी है, और तीसरी चीज आपको रखना है अपने लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन। आपको अपने लेफ्ट हैंड का किसी भी वाइट पेपर पे A4 साइज पे अपने लेफ्ट हैंड के पेन को, आप अपने लेफ्ट हैंड के थंब को अपना उस वाइट पेपर पे लगाइएगा, और उसमें इंक पैड जो होता है, इंक पैड पे अपना थंब को लगाइएगा, और A4 साइज पे अपना वो उसकी फोटो क्लिक करके उसको भी आपको अपलोड करना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। तो याद रखिएगा ये। और चौथी चीज कौन कौन सी हो गई? फोटो, साइन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, और चौथी चीज हैंड रिटन डिक्लेरेशन। आपको हाथ से लिखना है अपने, और याद रखिएगा कोई भी चीज आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखनी है जो भी आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखेंगे। हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या होता है? उसमें लिखना होता है आई एम, मतलब आप अपने उसमें लिखिए आई एम अंकित सिंह और आई एम XYZ जो भी आपका नाम है। और मैं ये बात कहता हूँ कि ये जितनी चीज़ें मैं अभी आपको फॉर्म में दे रहा हूँ और अपनी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ वो सब सही है, और मैं इनको बिल्कुल अपनी तरफ से मानता हूँ। तो यही आपको लिखना है। अगर आप
इन केस अगर आपको इसे भी लिखने में कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं आप, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं उसमें आपको पूरा ये प्रॉपर लिख के दूंगा कि आप कैसे इसे अप्लाई करें और कैसे क्या लिखना है आपको। तो 4 चीजें, फोटो, साइन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन में सब कुछ स्मॉल लेटर्स में, कुछ भी आपको कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है, नहीं तो आपका फॉर्म कंसिडर नहीं होगा। तो लॉ वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने बता दी है ये सारी, और बाकी स्टूडेंट्स भी जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन खत्म हो चुकी है जिनके, और ग्रेजुएशन के बाद किनके पास अगर बैंकिंग सेक्टर में एक्सपीरियंस है तो वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं स्पेशली लॉ कैंडिडेट्स को अपने दिमाग में रख के चीज़ें बताता हूँ। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आप में, और कोई भी आपको फॉर्म भरने में कोई भी आपको किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, तो आपको कोई इशू नहीं है, आप आराम से अपना कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखिए, मैं आपको ज़रूर वहाँ रिप्लाई करूँगा। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी थैंक यू सो मच।